हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आइए शुरुआत करनी है अपन को नीट की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जिसका नाम है बेटा इकोलॉजी। और इकोलॉजी के अंदर भी अपन बात करें कि यार बहुत सारे चीज़ें अपन को समझनी है, जाननी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बेटा तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल 12 से 12 to 14 क्वेश्चन यहाँ पे जो हैं फ्रेम किए जाते हैं इस चैप्टर से नीट के अंदर। तो देखा जाए तो बहुत ही मेजर जो है पोर्शन कवर कर रहा है, ये कहा जाए कि अपने नीट के चैप्टर, अपने नीट के पेपर का। तो बहुत ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को, बहुत ध्यान से देखना है, जानना है, पहचानना है। और बात भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे करेंगे। बहुत इजी है चैप्टर, कोई ज़्यादा अपन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं इकोलॉजिकल। अपन बात करें एडेप्टेशंस, सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज की। क्या है इकोलॉजी, क्या है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम अभी तक जो प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं या फिर बात करें अपन सेकेंडरी क्लासेस के अंदर जो पढ़ते आए हैं, उन चीज़ों से काफ़ी ब्रॉड लेवल पे अपन को डील करना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से और देखते हैं कि हु इज़ रिफर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, कोई ना कोई फादर तो इसका रहा होगा। और रामदेव मिश्रा जो है बेसिकली अपनी इकोलॉजी के फादर हैं बेटा। इकोलॉजी के फादर अपने रामदेव मिश्रा हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री इकोलॉजी में जो है यूके से, वहाँ पे लीड्स यूनिवर्सिटी से जो है 1937 में पूरी करी। और उसके बाद बीएचयू के अंदर अपने आप को रिसर्च और ट्रेनिंग में लगा दिया बेटा। उन्होंने फाउंडेशन लेड करी टू रीड द ट्रॉपिकल सक्सेशन। उन्होंने ट्रॉपिकल सक्सेशन को, उनको समझना, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सेज को समझना, प्लांट के पॉपुलेशन के, प्रोडक्टिविटी के और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के, ये सब उन्होंने किया बेटा। और बीएचयू के अंदर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं वहाँ पे। अगर अपन बात करें कि अपना जो लिविंग वर्ल्ड है वो फैसिनेटिकली डाइवर्स और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है। न जाने यहाँ पे छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े हमारे जैसे इंसान, मैं तो कहूँ हमसे भी बात करें कि यार मोर एडवांस जो जनरेशन आना शुरू हो ही रही है। तो बेसिकली चीज़ें चल रही है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट तक, बात करें कि अपन लार्जेस्ट तक चीज़ें चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्सिटी, बहुत अमेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी अपने यहाँ पे मौजूद है बेटा, मौजूद है। उसे समझना ज़रूरी है। उसी समझने के लिए, उसी को समझने के लिए हमें यहाँ पे इकोलॉजी पढ़नी है। आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हम हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है वो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। हम हर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे अपन बात करें कि उसकी डाइवर्सिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी स्टडी है बेटा जो कि ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करने में हेल्प करती है। बेसिकली बात करें कि मैं हूँ या कोई भी ऑर्गेनिज्म या तुम सब हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम कैसे डील कर रहे हैं, सर्दी, धूप, गर्मी, पानी, बरसात से कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बारिश आ रही तो हम बेटा छाता लगा के घूम रहे हैं। ये क्या है? ये एक एडेप्टेशन ही तो है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है। या गर्मी पड़ी तो फिर बारिश आ गई, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो बारिश आ गई। कहते हैं यार उमस ज़्यादा हो रही, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही, बारिश आने के आसार है। ये क्या है? एक तरह से इकोलॉजिकल इंटरेक्शन ही तो है कि भैया ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बारिश आने के आसार बढ़ जाएंगे। या बात करें कि यार उस फलाना फलाना इकोलॉजिकल बात करें एरिया में, या बात करें उस फॉरेस्ट के अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है पर उस फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं पाया जाता, कि भैया वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है। तो ये क्या है? ये इंटरेक्शन ही तो है ऑर्गेनिज्म का, किससे? एनवायरमेंट से। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बेसिकली अपन बात करें कि यार जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी गोरे लोग पाए जाते हैं, और वहाँ पे अपन प्लेन एरियाज में आ जाए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ इतने नहीं मिलेंगे अपन को। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट एडेप्टेशन ही ऐसा है बेटा कि वो हो गए। तो ये बात अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे। इकोलॉजी अपन को हेल्प करती है, एक सब्जेक्ट है बेटा जो डील करता है विद द इंटरेक्शंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपस में भी और आपस में और ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट के बीच में। अगर अपन डिवाइड करें इकोलॉजी को दो एस्पेक्ट पे, एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी। सर ये किस बेसिस पे डिवाइड किया, देखते हैं। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोलॉजी जो है ना बेटा, ये 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली डील करती है, 4 लेवल पे डील करती है। मतलब सर, मतलब ये कि ये तो एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी डील कर सकती है। मतलब आपस में ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, मेरा उसके साथ लेना देना कैसा है, मेरा उसके साथ व्यवहार कैसा है, लेन देन कैसा है, वो सब बात करें। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब बनती है पॉपुलेशन बेटा। तो इस जगह की पॉपुलेशन का उस जगह की पॉपुलेशन से कैसा इंटरेक्शन है, वो भी एक तरह से क्या है, और उस पॉपुलेशन का उस जगह के एनवायरनमेंट से कैसा इंटरेक्शन है, ये सब इकोलॉजी करती है। अलग अलग लेवल पे कर रही है। ऑर्गेनिज्म लेवल पे फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल गए, पॉपुलेशन बना ले, तो उस लेवल पे अलग।
और उसके बाद बात करें बहुत सारी पॉपुलेशन से मिलकर बना ली बेटा कम्युनिटीज, क्या बना ली कम्युनिटीज। तो उस कम्युनिटी का आपस में इंटरेक्शन कैसा है और एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है वो। और उसके बाद लास्ट लेवल में बात करें अपन बायोम्स, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर बनाती है बेटा बायोम्स, और वही बेसिकली क्या है, वही बेसिकली देखते हैं इंटरेक्शन की उस बायोम का इंटरेक्शन बाकी के बायोम के इंटरेक्शन के साथ कैसा है। अगर मैं कैनिंग की बात करूं एनिमल की, तो एनिमल भी एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। आपस में एनिमल्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही है बेटा, आपस में एनिमल्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही है। अब मैं बात करूं कि यार एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है, तो अब एनिमल्स की पॉपुलेशंस भी होगी, क्यों एनिमल भैया ये सारे टाइगर की पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन है। अब टाइगर कौन सी फैमिली में आता है बेटा, बात करें अपन वहां पे, यार अपन बात कर रहे हैं कि यार वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन है, टाइगर वहां पे सपोज करें कि एवरग्रीन सुंदरबंस के अंदर जो टाइगर पाए जाते हैं वो बहुत सारी पॉपुलेशन उन्होंने बनाई। अब टाइगर सुंदरबन के टाइगर किसके, बात करें इकोलॉजिकल फॉरेस्ट जो एनवायरमेंटल फॉरेस्ट है, सॉरी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनके टाइगर्स को ले लें, या फिर अपन बात करें डेसिडस फॉरेस्ट के टाइगर्स को ले लें, तो ये टाइगर की एक कम्युनिटी हो गई। तो बहुत सारे टाइगर्स की पॉपुलेशन मिलकर क्या बना ली, कम्युनिटी बना ली, और उस कम्युनिटी ने पूरा एक क्या बना लिया बेटा, बायोम बना लिया। और बायोम बेसिकली पूरा टाइगर बायोम हो गया, पूरी सारी कम्युनिटीज मिल गए टाइगर के, उसने क्या बना लिया बेटा, बायोम वहां पे बना लिया है। तो यार ये क्या है, ये एक तरह से एनिमल इकोलॉजी की स्टडी हो गई। प्लांट की करें तो प्लांट की भी ऐसा है कि बहुत सारे स्पीशीज के प्लांट, फिर उसके बाद उनकी पॉपुलेशन, उसके बाद उनकी कम्युनिटी, और उनके बाद बात करें उनकी बायोम्स बन गए। तो ये क्या है यार, ये बेसिकली ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी 4 लेवल पे डील करती है। अगर एनिमल के रेस्पेक्ट में बात करें तो भी 4 लेवल का मैंने बता दिया आपको, प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो भी 4 लेवल तक मैंने आपको बता दिया है। अगर आगे बात करें अपन किसकी, कि ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के टर्म्स में भी जो है इस एनवायरनमेंट पे काफी डिपेंड करते हैं। सिर्फ सर्वाइवल पे डिपेंड नहीं करते, रिप्रोडक्शन पे भी काफी कुछ डिपेंड किया जाता है। द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन कॉजेज एनुअल वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। अरे ये बात तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, कि धरती जुड़ जाती है तो सर्दी बढ़ती है, धरती सन के पास आती है तो बेटा क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। और इस इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की वजह से बेटा, टेम्परेचर की वजह से सीजनल वेरिएशन आते हैं। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्दी गर्मी बरसात जो है ये सब किसकी वजह से आती है, धरती के रिवॉल्यूशन की वजह से आती है, और रोटेशन की वजह से डे और नाइट आते हैं। दीज वेरिएशंस टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। अब ये जो बायोम्स बने हैं इन्हीं वेरिएशन की वजह से बने हैं बेटा, इन्हीं वेरिएशन की वजह से जो रेनफॉल में वेरिएशन आया। अब सपोज करो जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे डेजर्ट क्या बन गया, बायोम बन गया। बात करें अपन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, रेनफॉल भी वहाँ पे है नहीं, स्नोफॉल ज़्यादा है, तो वहाँ पे टुंड्रा रीजन बन गया। बात करें अपन वहाँ पे रेन फॉरेस्ट बने, वो कैसे बने, वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बन गए। तो यार ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि भैया इंटरेक्शन जिस तरीके से होता है ना टेम्परेचर का, और उसी तरीके से बायोम वहां पे बनते जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके सामने मौजूद है, डेसिडियस रेन फॉरेस्ट आपके सामने, सॉरी डेसिडियस फॉरेस्ट आपके सामने मौजूद है। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट लोकेटेड। मैं तो कहता हूँ अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो अपने लंग्स कहे जाते हैं प्लानिट के, वो सब कहाँ है बेटा, इक्वेटर पे है लाला, समझ रहा है मेरी बात को। और बेसिकली वो इक्वेटर पे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश हुई नहीं कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश हुई नहीं कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, फिर बारिश होती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो एवरग्रीन फॉरेस्ट बने हुए हैं बेटा। और अगर हम बात करें कि टेम्परेचर, रेनफॉल और ड्राई सीजन इंटेंसिटी ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इक्वेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सर हाँ ये टेम्परेचर और सीजनल वेरिएशन ही है जो एक तरह का बायोम बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अभी अभी लाइन पढ़ के निपटे थे अपन कि टेम्परेचर जो बात करें, कुछ सीजनल और एनुअल वेरिएशंस मिलके ही बायोम बनाने में हेल्प करते हैं। और ये वही टेम्परेचर और बात करें कि अपन सीजनल वेरिएशन से, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ड्राई सीजन इंटेंसिटी ये क्या है, ये वो पैरामीटर है इनकी वजह से वहाँ पे एवरग्रीन जैसा बायोम बन पाया। अगर ये पैरामीटर कहीं और होते इक्वेटर के अलावा तो वहाँ पे ऐसा बायोम बन जाता। कहने का मतलब ये है। अगर अपन बात करें डेजर्ट की और बात करें सी कॉस्ट के, तो इन सब का जो है अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे बनी है जो अभी बता के निपटा हूँ मैं आपको। अगर बात करें प्लांट कम्युनिटीज और उनकी इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, सक्सेशन की और सर्विसेज की, plant communities and their ecological adaptation, succession and services provided by ecosystems for the benefit of mankind are called ecological services। क्या होती हैं ecological services? ये होती हैं ecological services की plant communities के द्वारा प्रोवाइड की गई, ठीक है, उनकी इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, प्लांट कम्युनिटीज और उनकी इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जैसे कि रेन फॉरेस्ट, जैसे कि डेजर्ट, जैसे कि टुंड्रा रीजन, जैसे कि सी कॉस्ट एरियाज, और सक्सेशन मतलब वो किस तरह से ग्रो करते हैं वहाँ पे, अपने आप को वहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं,
ठीक है, और उनके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज तो बहुत सारी बेटा, ऑक्सीजन है बेटा, रेनफॉल भी उन्हीं की वजह से है, ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता वो भी उन्हीं की वजह से है। तो ये सब बेनिफिट है मैनकाइंड के, ठीक है। अब उसमें सब आ गई, लकड़ी भी आ गई उसमें, फ्रूट्स आ गए, सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज आ गई उसमें, मतलब ये तो है ही सही। इसके अलावा इकोलॉजिकल सर्विसेज में होता है जैसे वहाँ पे आपकी प्लांट की डाइवर्सिटी मौजूद है तो वहाँ पे रेनफॉल कराते हैं वो, ठीक है। किसी जगह अगर प्लांट ज़्यादा है तो वो रेनफॉल कराते हैं, ठीक है। अगर डेजर्ट एरिया तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस है या फिर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड को जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बेटा पैसे से तो खरीदते नहीं ना अपन प्लांट से, तो एक तरह की क्या है, इकोलॉजिकल सर्विस ही तो है। अरे रेनफॉल को खरीदते तो नहीं ना अपन, तो वो क्या इकोलॉजिकल सर्विस ही तो है। तो बेसिकली ये इकोलॉजिकल सर्विसेज, और इकोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ विद ईच अदर। तो आपस में लिविंग थिंग्स हैं, उनकी आपस में जो रिलेशनशिप चल रही है वही बेटा क्या है, इकोलॉजी है। अगर अपन बात करें प्लांट कम्युनिटीज़ की और उनकी इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, अगर अपन बात करें प्लांट कम्युनिटीज़ और इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, तो वाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स फॉर कॉपिंग विद एक्सट्रीम्स इन देयर एनवायरनमेंट, सम आर एबल टू रेस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाइल द अदर माइग्रेटिंग एबल टू लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स के आसपास बेटा, जब आसपास अलग अलग एनवायरनमेंट मौजूद होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यहाँ से उससे लड़ लेते हैं, ठीक है, अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है बेटा। अब जो माइग्रेट कर जाते हैं वो कहीं और जाके नई स्पीशीज़ बनाएंगे, फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाके रहेंगे। और जो अडेप्ट कर लेते हैं वो अपने आप के अंदर कुछ नया कैरेक्टर वहाँ पे ले आते हैं। दीज रेस्पॉन्सेज आर एक्चुअली देयर एडेप्टेशन, यही क्या है, उनके एडेप्टेशन है। जो माइग्रेट कर गए वो भी एडेप्टेशन है, और जो वहाँ पे अपने आप को बेटा चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से, वो क्या है, वो भी एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन बेसिकली होता क्या है, इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये उसकी क्वालिटी होती है that enables the organisms to survive and reproduce in habitat। वो ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है सर्वाइव करने के लिए, और उस ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, हैबिटेट में, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगर वो जिंदा रहेगा तो अपनी संख्या बढ़ा पाएगा ना यार, सिंपल सी बात है। एडेप्टेशन है क्या, एडेप्टेशन है उसकी क्वालिटी है ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो अपने आप को एबल करता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, ये है उसकी बेसिकली एडेप्टेशन। अब मेनी एडेप्टेशन जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में अडेप्ट हो गया ऑर्गेनिज्म, टाइम के साथ साथ चीज़ें आती हैं यार। बच्चा छोटा सीखना शुरू करता है तो टाइम के साथ ही सीखता है ना लाला। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही बेटा गिटार और आज ही भाई सब वो बन जाएगा, क्या बिल्कुल BTS के बैंड में शामिल हो जाएगा, पूछो ही मत आप। ऐसा थोड़ी होता है यार, धीरे धीरे सीखता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे एडेप्टेशंस भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे आते हैं, और कुछ तो होते हैं जेनेटिकली फिक्स्ड, कुछ क्या होते हैं जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वो जेनेटिकली फिक्स्ड होता है तो भी वो आराम से धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से आएंगे वो, ठीक है। मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सर्फेसेस। अब जैसे कुछ डेजर्ट प्लांट्स की बात करें अपन उठा के, तो उनके ऊपर जो लीफ के ऊपर क्यूटिकल होती है वो थिक क्यूटिकल होती है। क्यों होती है सर, अब वहाँ का एडेप्टेशन ही ऐसा है कि पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो वहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए थिक क्यूटिकल वहाँ पे मौजूद है। बात करें उनके स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा भी कैसे होते हैं बेटा, स्टोमेटा भी इसको डीप पिट्स में बोलते हैं, मतलब संकन स्टोमेटा होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्टोमेटा भी कैसे हुए, संकन स्टोमेटा हुआ है, जिससे वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के दौरान मिनिमम होगा। संकन स्टोमेटा का मतलब होता है कि डीप पिट्स में होते हैं, अपन बात भी कर चुके हैं कई बार। अब डीप पिट्स में होते हैं तो बेटा ट्रांसपिरेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, ये उनका एक एडेप्टेशन है। तो यार उस इकोलॉजी के हिसाब से, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो उन्होंने अपने आप को चेंजेस में लाके अडेप्ट किया है ना, वो क्या है, एडेप्टेशन ही है। अपन टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, एडेप्टेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर आगे की मैं बात करूँ कि उनके अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे भी होता है, जिसको अपन क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम पाथवे भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस भी किया है, समझ में आया बेटा। तो ये भी एक तरह का क्या है, एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहलाए या मेटाबॉलिक एडेप्टेशन कहलाए अपन। दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई है, और स्टेम्स होती है वो फोटोसिंथेटिक हो जाती है वहाँ पे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्टेशन का, फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। लीव्स तो वहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है स्पाइंस के रूप में, और स्टेम वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रही है। एग्जाम्पल याद रखेगा मेरा बच्चा, ओपेंशिया, मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी को कनेक्ट करता हुआ एग्जाम्पल है, बिल्कुल याद रखेगा। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव नो लीव्स, किसी के अंदर लीव्स ही नहीं होती है तो स्पाइंस वहाँ पे मौजूद होते हैं सॉरी।
लैंड प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो वो दैट कैन टॉलरेट द सैलिनिटीज ऑफ द सी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सी के आसपास उगे हुए हैं या सी में ही उगे हुए हैं या सी के किनारे पे उगे हैं बेटा। अब सी है तो सॉल्ट तो होगा ही होगा। अब सॉल्ट है तो यार वो सॉल्ट की कंडीशन भी उगे हुए हैं, सैलिनिटी कंडीशन भी उगे हुए हैं, तो भैया एडेप्टेशन है उनका, हो गए। ठीक है, उनका नाम दिया अपन ने हेलोफाइट, याद रखेगा मेरा बच्चा, हेलोफाइट्स उनका नाम दिया अपन ने, एग्जाम्पल उसका राइजोफोरा है। ठीक है, मैनग्रूव प्लांट्स की भी अपन बात करते हैं। प्लांट्स ग्रो इन डायरेक्ट सनलाइट आर कॉल्ड हीलियोफाइट्स, जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर बेटा वो हीलियोफाइट में, उसका एग्जाम्पल है हेलियंथस, बिल्कुल याद रखेगा। हीलियोफाइट्स के अंदर कौन आता है, सनफ्लावर आता है। अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज एडेप्टेशन, तो वापस से वही बात कहूँगा कि एडेप्टेशन भैया उसकी खुद की एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिज्म का, उसकी कैपेबिलिटी है जिससे वो इनेबल करता है अपने आप का सर्वाइवल, अपने आप का रिप्रोडक्शन। अगर ये नहीं रह पाते वैसे तो रिप्रोड्यूस कैसे कर पाते, अगर ये सैलिनिटी कंडीशंस में नहीं रह पाते तो रिप्रोड्यूस कैसे कर पाते, सर्वाइव कैसे कर पाते। जो शेडी प्लेसेस में रहते हैं उनको सीजियोफाइट्स कहते हैं बेटा। अपन नाम याद रखेंगे, सेस्ट्रम नॉक्चुरनम, ये इसको बाद बेटा नाम दिया जाता है। ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन है, क्या है बेटा, ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन है। ठीक है, इस तरह से जो है ये काम करती है। बात करें एक साइंटिस्ट है बेटा, बॉटनिस्ट है, यूगेन वार्मिंग। ठीक है, डेनिश बॉटनिस्ट, उन्होंने प्लांट कम्युनिटी को 3 इकोलॉजिकल ग्रुप में बांट दिया था, हाइड्रोफाइट्स के अंदर, मीजोफाइट्स के अंदर और जीरोफाइट्स के अंदर। अब बारी बारी से इनको देखेंगे कि हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स होते क्या है। जो यूगेन वार्मिंग इन्होंने क्लासिफाइड किया था ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि किस प्लांट को कितना वाटर अवेलेबल हो रहा है, उसी बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। चलो आओ आओ यार, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स की बात करते हैं। अगर बात करें अपन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स की, तो सर हाइड्रोफाइट्स तो वो होते हैं, शाम से पता लग रहा है यार, हाइड्रो वाटर है भैया, क्या है, वाटर प्रेजेंट है यहाँ, तो H2O प्रेजेंट है। अब H2O की अबंडेंस है भैया यहाँ पे, तो H2O की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे पानी होगा वहीं पे ग्रो होंगे। और फर्दर अपन इनको सब डिवाइड भी कर सकते हैं 5 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरीज है, आ जाओ देखते हैं यार, हमें भी आश्चर्य हो रहा है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, अच्छा, जो तैरते रहेंगे नीचे, उनकी कोई जड़ जुड़ी नहीं रहेगी, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई ऊपर तैर रहे हैं पानी में पर नीचे किसी से जुड़े हुए नहीं है, अरे वाह क्या बात है। दीज आर नो कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, सॉइल के साथ तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है इनका। एग्जाम्पल पिस्टिया, लैमना, सैल्विनिया, ओहो हो, ये हैं वो तीनों। अच्छा 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 अच्छा, ये फ्लोट फ्रीली ऑन सरफेस, अच्छा ठीक है भाई, आगे देखते हैं सेकंड क्या है। ठीक है, पिस्टे, लैमना और इकोर्निया आपको दिखा रखा है यहाँ पे। रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, ये अलग कैटेगरी आई है। दीज रूट्स आर फिक्स टू सबस्ट्रेटम, इनकी रूट्स जो है मड में बेटा फिक्स रहती हैं और इनकी लीफ ऊपर की तरफ तैरती रहती हैं पानी में। ठीक है, देयर लॉन्ग पीटियोलेटेड लीव्स फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, इनकी जो लॉन्ग पीटियोलेटेड लीव्स है वो ऊपर पानी में तैरती रहेंगी, सना सना, और नीचे रूट्स जो हैं वो टिकी रहेंगी किस पे, मड पे बेटा। अरे निम्फिया और विक्टोरिया रीजिया, ये हैं दोनों, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ हाँ बिल्कुल, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। ये रूटेड हाइड्रोफाइट्स है फ्लोटिंग लीव्स के साथ। निम्फिया आप देख सकते हैं नीचे भाई साहब फ्लोटिंग लीव्स ऊपर तैर रही, नीचे मड में जो है रूट्स गड़ी हुई हैं। और ये विक्टोरिया रीजिया, तो अरे थाली की तरह दिख रहा है, अरे नहीं थाली नहीं है दादा, विक्टोरिया रीजिया है वो। बात करें अपन सबमर्ज्ड सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स की, सबमर्ज्ड सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट जो होते हैं बेटा, इनका वाटर के साथ कांटेक्ट होता है, सिर्फ वाटर के साथ ही कांटेक्ट होता है। दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड एंड नॉट रूटेड इन द मड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, पानी के अंदर पूरे डूबे हैं। हाइड्रिला और यहाँ पे यूट्रिकोलेरिया, ये पूरे पानी के अंदर डूबे हुए हैं भाई, से ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा इनका। फिर आता है सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स, दीज आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर बट अटैच्ड टू सबसिस्टम, कंप्लीट सबमर्ज्ड है बट आप देख सकते हैं इनकी रूट्स नीचे की तरफ गड़ी हुई। तो वेलिस्नेरिया इसका एग्जांपल है, याद आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, फ्रेश वाटर, रिबन लाइक, अरे हाँ सर बिल्कुल, ये है सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स। और लास्ट में आते हैं बेटा एम्फीबियस प्लांट्स, दे लिव पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन एयर, कुछ तो पानी में कुछ हवा में, कुछ पानी में कुछ हवा में। एग्जाम्पल सेजिटेरिया, टाइफा एंड लेमोनोफिला। सेजिटेरिया देख रखा है, टाइफा आपने देख रखा है और लेमोनोफिला यहाँ पे एग्जाम्पल आपको गिवन है। तो बेसिकली एम्फीबियस प्लांट वो होते हैं जो आधे हवा में और आधे पानी में। इस तरह से जो अपन ने इकोलॉजी का कुछ पार्ट देखा, कुछ चीज़ें देखी, उनका सक्सेशन देखा, उनका एडेप्टेशन देखा, बात करी कि क्या इकोलॉजी होती है, इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से और एनवायरमेंट से। ठीक है, फिर बात करी कि यार इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होते हैं, कि उसकी एक क्वालिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो अपने आप को किससे
एनवायरनमेंट से सर्वाइव कैसे कर पाता है और वहाँ पे जो है रिप्रोड्यूस कैसे कर पाता है, ये सारी बातें करी। देखा अपन ने प्लांट हाइड्रोफाइट्स का कुछ क्लासिफिकेशन और बात करी यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की। इस तरीके से अपन ने जिक्र किया, समझा है, जाना है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।